नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। आज का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस, यानी तलपट के बारे में बात करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें। यानी ये कोर्स आपका जेबीएनएल जूनियर अकाउंटेंट 2026 की जो भर्ती आने वाली है उसके रिगार्डिंग चलाया जा रहा है और ये कॉस्ट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको 1 रुपये का भी आपसे चार्जेस वसूल नहीं किया जाएगा, जिसमें आपकी 200 प्लस रिकॉर्डेड क्लासें रहेगी, साथ में आपको पीडीएफ नोट्स फ्री में मिलेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके अलावा आपको सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो यूट्यूब पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जो भी क्लास है वो पहुंच सके। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है ताकि जो भी पीडीएफ नोट्स है और क्लासें हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल सके। तो टेलीग्राम चैनल का मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी यानी और ये क्लासें एक विशेष रूप से ध्यान रखिए कि ये क्लासें आपको वामिका एकेडमी पर उपलब्ध रहेगी, जिसमें यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट का नाम है जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट क्लासेज के नाम से है। उसमें आपकी जो भी क्लासें रिकॉर्ड की जा रही है सभी क्लासें एक साथ उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का फ्रेंड्स आपका टॉपिक है ट्रायल बैलेंस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें फर्स्ट बात करेंगे उसके बेसिक के बारे में बात करेंगे, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, फिर इसके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन सी विधियों से ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है, और जो अकाउंट्स होते हैं, शेष होते हैं, उनका जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, यानी उनके शेष क्या रहेगा। ठीक है, यानी तीनों प्रकार के जो आपके अकाउंट्स होते हैं उनका बैलेंसेज क्या रहता है, और तलपट किस प्रकार से तैयार किया जाता है, और इसके अलावा जो उसका प्रारूप है तलपट का प्रारूप परफॉर्मा क्या रहेगा, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से फिर उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। यानी ट्रायल बैलेंस क्या है, तलपट। फिर इसका मीनिंग देखें तो एक निश्चित तिथि को खाता बही की गणितीय शुद्धता क्या है, यानी इसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो जो खाता बही आपकी, यानी जो आपकी लेजर है। ठीक है, लेजर में जो पोस्टिंग की जाती है तो खाता बही की शुद्धता की जांच करने हेतु, अब शुद्धता में आपकी गणितीय शुद्धता की किसकी होगी, यानी गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए खातों के शेषों को एक जगह लाकर सूची के रूप में रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यदि तलपट के डेबिट व क्रेडिट पक्ष के योग बराबर आ जाते हैं तो खाता बही गणितीय रूप से सही है। अब इसमें अभी तो ये बेसिक देख रहे हैं, अब इस प्रैक्टिकल से देखेंगे कि जो तलपट आपका तैयार किया जाता है, यानी जो आपकी लेजर होती है, खाता बही होती है, तो खाता बही जितने भी अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं तो उनका जो बैलेंसेज होता है उस बैलेंस को यानी गणितीय रूप से जांच करने हेतु क्या कोई न्यूमेरिकल मिस्टेक थोड़ा हुआ है तो उसकी जांच करने हेतु एक तलपट बनाया जाता है। ठीक है, अब तलपट बनाने से अगर डेबिट व क्रेडिट पक्ष का योग दोनों बराबर आ जाता है तो उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी भी प्रकार से खाता बही में गणितीय अशुद्धि नहीं है। ठीक है, खाता बही गणितीय रूप से सही है। नेक्स्ट है यह प्राय वर्ष के अंत में तथा अंतिम खाते बनाने का आधार होता है, यह महत्वपूर्ण है। यानी जो ट्रायल बैलेंस है वो सामान्यतः वर्ष के अंत में बनाया जाता है, व्यापारी द्वारा वर्ष के अंत में बनाया जाता है। और जो ट्रायल बैलेंस होता है वो जो आपका फाइनल अकाउंट तैयार किया जाता है, अब फाइनल अकाउंट्स में आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग होता है, पी&एल होता है और बैलेंस शीट होता है। तो ये जो भी उपरोक्त आपके फाइनल अकाउंट्स हैं, अंतिम खाते हैं, उनका बनाने का आधार होता है। आधार क्या होता है आपका, ट्रायल बैलेंस। अब नोट है इसमें, तलपट एक सूची होती है, खाता नहीं होता, ये महत्वपूर्ण है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तलपट क्या खाता होता है या नहीं होता है तो आपको आंसर देना है नहीं होता है। तलपट एक सूची होती है, क्या होती है, एक लिस्ट होती है। तो तलपट एक सूची है, खाता नहीं होता है, विशेष आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करें, यानी इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो तलपट के उद्देश्य कौन कौन से हैं। पहला तो है कि खाता बही की गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है, यानी जो आपकी लेजर होती है उसकी गणितीय शुद्धता की जांच करने हेतु तलपट बनाया जाता है। नेक्स्ट है खाता बही का संक्षिप्त विवरण होता है, क्या होता है, यानी जो आपकी लेजर होती है उसका एक समराइजिंग विवरण होता है, यानी खाता बही का जो अकाउंट्स प्रत्येक खाता अलग अलग खोला गया है तो उसका एक तरीके से निचोड़ या समरी तलपट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। वो लास्ट है अंतिम खाते बनाने का ये आधार होता है, यानी जो फाइनल अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं उसका तलपट होता है वो बेस होता है। ठीक है, ये तो बेसिक देख चुके हैं। अब तलपट बनाने की विधियां या जो मेथड्स है उसके बारे में बात करेंगे। एंड मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, यानी तो इसमें बात करें तो दो विधियां होती है, एक तो होती है आपकी योग विधि और एक होती है शेष विधि। ठीक है, कौन कितनी विधियां होती है, योग विधि और शेष विधि से तलपट तैयार किया जाता है। ठीक है, और फिर बात करेंगे कि जो अभी वर्तमान में प्रचलन है किस विधि का सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन किया जाता है और क्यों किया जाता है वो भी देखेंगे।
तो आपकी जो 2 टाइप्स की जो विधियां दे रखी है, दो मेथड्स है, एक तो आपकी योग विधि या खातों के योग द्वारा, क्या है इनका नाम, एक योग विधि है या टोटल मेथड है, या खातों के योग द्वारा या टोटल मेथड के माध्यम से बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। दूसरी आपकी खातों के शेष द्वारा या शेष विधि या बैलेंस मेथड के द्वारा तलपट तैयार किया जाता है। टोटल मेथड से और बैलेंस मेथड से आपका तलपट तैयार किया जाता है। अब योग विधि को देखें तो योग विधि खातों के योग द्वारा टोटल मेथड से किस प्रकार से तलपट तैयार किया जाता है उसको देखते हैं। तो इस विधि में खाता बही के प्रत्येक खाते के डेबिट व क्रेडिट को अलग अलग किया जाता है। ठीक है, यानी जो भी अगर टोटल मेथड से आप ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं तो खाता बही का जो प्रत्येक खाता होता है उसका जो डेबिट पक्ष है और क्रेडिट पक्ष को अलग अलग किया जाता है। तलपट में प्रत्येक खाते का नाम लिखकर डेबिट पक्ष का योग डेबिट में एवं क्रेडिट पक्ष का योग सीआर में या क्रेडिट में लिखते हैं। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो खाता बही में जो खाते खोले जाते हैं, अगर आप खातों के योग विधि से ट्रायल बैलेंस तैयार कर रहे हैं तो खाता बही के प्रत्येक खाते को डेबिट और सीआर को अलग अलग किया जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक खाते का नाम लिखकर डेबिट पक्ष में जो भी योग है उसको डेबिट में लिखेंगे और क्रेडिट पक्ष का योग क्रेडिट में लिखते हैं। और योग अगर आपका समान आ जाता है, ठीक है, अगर योग समान होने पर चाहे वो डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो तो उसमें गणितीय अशुद्धि नहीं होती है। ठीक है, अब नोट देखें तो इस विधि का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है, तो इसमें बता रखा है कि इस विधि से अंतिम खाते, यानी जो विधि है योग विधि आपकी, तो इस विधि से अंतिम खाते नहीं बनाए जा सकते हैं, यह विधि उपयोग में नहीं ली जा सकती है या नहीं ली जाती है। ठीक है, विशेष ध्यान रखना आपको, योग विधि है टोटल मेथड विधि है, तो उससे क्या है कि जो आपके फाइनल अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं तो फाइनल अकाउंट्स योग विधि के बेस पे तैयार नहीं किए जा सकते हैं, तो इस कारण से इस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें डेबिट का और क्रेडिट का दोनों बैलेंसेज होते हैं वो लिखे जाते हैं। अब नेक्स्ट आपकी खातों के शेष द्वारा शेष विधि है बैलेंस मेथड से। बैलेंस मेथड के बारे में बात करें तो ये विधि सबसे महत्वपूर्ण विधि है और यही विधि वर्तमान में प्रचलित है और इसी विधि के माध्यम से ही अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है खातों के शेष द्वारा शेष विधि है। सर्वप्रथम खाता बही के प्रत्येक खाते का शेष याद किया जाता है, यानी इसमें तो योग याद किया जाता है, इसमें शेष याद किया जाता है। जैसे डेबिट पक्ष का योग अगर सीआर से ज्यादा है, ठीक है, अगर सीआर का पक्ष से सीआर का योग डेबिट पक्ष से ज्यादा है तो इस प्रकार से इनका शेष याद किया जाता है। सर्वप्रथम खाता बही के प्रत्येक खाते का शेष याद किया जाता है। डेबिट शेष होने पर, अगर डेबिट शेष है या डेबिट पक्ष का योग, जैसे मान के चलो डेबिट पक्ष का योग 500 है और क्रेडिट पक्ष का योग 300 है, और डेबिट पक्ष का योग ज्यादा कितना हो गया, 200 हो गया, तो डेबिट शेष होने पर डेबिट खाने में लिखेंगे, क्रेडिट शेष होने पर क्रेडिट खाने में तलपट में लिखते हैं। अगर क्रेडिट शेष ज्यादा है, जैसे क्रेडिट का 1000 है, डेबिट का 800 है, 200 का अंतर है, तो वो आपको सीआर में लिख देंगे। अब नोट देर का इसमें, अगर किसी खाते, ये महत्वपूर्ण है, यानी अगर किसी खाते के डेबिट व सीआर की राशि का योग समान हो तो उसे तलपट में शामिल नहीं करते हैं। महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपकी डेबिट का और क्रेडिट पक्ष का योग अगर समान है, इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो अब इसमें स्वाभाविक है इक्वल आ रहा है तो इसमें बैलेंसेज नहीं है, शेष नहीं है, तो ऐसी राशि को तलपट में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, इस विधि से, कौन सी विधि से, खातों के शेष द्वारा विधि से, यानी बैलेंस मेथड से, इस विधि से अंतिम खाते बनाने में सुविधा होती है तथा प्राय इस विधि का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे पहले मैंने बता दिया था कि साम्यता, यानी साम्यता क्या, 100% जो शेष बैलेंस मेथड होता है उसी से आपके अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं और इसी विधि से आपका तलपट बनाया जाता है। अब तलपट का प्रारूप देख लेते हैं यहाँ पे, यानी जो परफॉर्मा ऑफ ट्रायल बैलेंस है, तो इसमें आपका परफॉर्मा रहेगा, यानी यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा नेम ऑफ लेजर अकाउंट्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेम ऑफ लेजर अकाउंट्स आ जाएगा, फिर आपको लेजर फोलियो नंबर आ जाएगा, एन जनरल का जो आपको लेजर फोलियो खत्म होगा वो आ जाएगा, फिर अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट में आपका इस साइड डेबिट अमाउंट आएगा और इस साइड क्रेडिट यानी सीआर अमाउंट आ जाएगा, एंड डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके सीरियल नंबर आ जाएगा 1 2 3, जितने भी आपके अकाउंट्स हैं वो कंटिन्यू चलते रहेंगे, और जो भी अकाउंट है उसका यहाँ पे नेम ऑफ लेजर अकाउंट नाम आ जाएगा। जैसे आपका कैश अकाउंट है यानी नगद खाता आ जाएगा, जो भी अकाउंट है वो सब इसमें आ जाएंगे। कैपिटल अकाउंट है, फिर आपका बैंक अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, परचेज रिटर्न अकाउंट है, यानी जितने भी अकाउंट है वो यहाँ पे आते रहेंगे। ठीक है, ये तो परफॉर्मा बता रखा है ब्रीफ में, और लेजर फोलियो नंबर आ जाएंगे, और यहाँ पे जो भी आपकी राशि है, अभी प्रैक्टिकल से देखेंगे किस प्रकार से ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। तो केस अकाउंट है, इसमें पहले तो फ्रेंड्स आपको जो भी बैलेंसेज है, जो भी आपके 3 प्रकार के खाते होते हैं, व्यक्तिगत और वास्तविक और व्यक्तिगत खाते जो होते हैं उनके जो भी बैलेंसेज है वो आपको याद होना चाहिए कि इसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तभी आप ट्रायल बैलेंस तैयार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। फिर आपका जो भी, जैसे आपका कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, तो डेबिट में राशि अंतर की राशि आ जाएगी। इस तरह से कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीआर होता है, बैंक का डेबिट होता है, सेल्स का सीआर होता है, परचेज रिटर्न का आपका सीआर होता है,
ठीक है, जो भी बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस सारणी में कॉलम में राशि लिख देंगे और उनका टोटल कर लेंगे। अगर टोटल आ जाता है सेम, डेबिट का और क्रेडिट पक्ष का दोनों का योग अगर समान आ जाता है तो इसे पता लगाया जा सकता है कि जो खाता बही है वो गणितीय रूप से बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, उसमें किसी प्रकार की न्यूमेरिकल एरर नहीं है। ये जो प्रारूप देख चुके हैं। अब ये महत्वपूर्ण है, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। क्या है कि खातों के शेष, बैलेंस ऑफ अकाउंट्स, यानी यह आपको अगर खातों के शेष का कंफर्म पता होगा तभी आप ट्रायल बैलेंस तैयार कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और फिर बैलेंस ऑफ अकाउंट्स, यानी खातों के शेष के बारे में बात करेंगे, और बैलेंस ऑफ अकाउंट्स यानी या तो डेबिट शेष देखेंगे और फिर क्रेडिट शेष देखेंगे। यानी खातों के शेष, यानी ऐसे कौन से खाते हैं जिनका डेबिट शेष होता है और ऐसे कौन से खाते हैं जिनका सीआरएन क्रेडिट शेष होता है। यहाँ पे व्यक्तिगत खाते और पर्सनल अकाउंट्स की बात करेंगे, फिर रियल अकाउंट की बात करेंगे, फिर अवास्तविक या नॉमिनल या नाममात्र खातों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह से देखना है आपको। तो व्यक्तिगत खातों के पहले बारे में बात करें यहाँ पे, तो व्यक्तिगत खातों में आपका डेटर्स आते हैं, बैंक आता है, ड्राइविंग्स आता है, एक्सेट्रा खाते आते हैं। तो इनका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। क्या होता है, यानी डेटर्स का बैलेंस और बैंक का बैलेंस और ड्राइविंग से आहरण करेंगे तो उसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, फिर बात करें वास्तविक खातों की, तो वास्तविक खातों में आपका बिल्डिंग आ जाएगा, यानी वस्तुओं से संबंधित जो खाते होते हैं वास्तविक खाते होते हैं। बिल्डिंग आ जाएगा, मशीन आ जाएगा, और अब इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, गुडविल आ जाएगी, फर्नीचर आ जाएगा, कैश इन हैंड आ जाएगा, परचेज आ जाएगा, सेल्स रिटर्न आ जाएगा। तो इन ये मदे हैं, इनका जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। क्या होता है, डेबिट होता है। फिर आपके अवास्तविक नाममात्र खातों के बारे में बात करें, तो आपका वेजेज हो गई, आपकी सैलरी हो गई, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट पेड हो गया, पोस्ट एक्सपेंसेज हो गए, कैरिज इनवर्ड हो गया, प्रिंटिंग एक्सपेंसेज हो गए। तो ये खाते आपके अवास्तविक नाममात्र खाते हैं, तो इनका बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें व्यक्तिगत की, वास्तविक की, अवास्तविक या नाममात्र खातों की, यानी इनका जो ऐसे कौन से खाते हैं जिनका सीआर या क्रेडिट बैलेंस होता है। तो व्यक्तिगत खातों में आपका कैपिटल अकाउंट होता है, वो व्यक्तिगत खाता होता है, क्रेडिटर्स होते हैं, व्यक्तिगत खाता होता है, और बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक अधिविकर्ष है वो व्यक्तिगत खाता होता है। तो इनका बैलेंस सीआर होता है। क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब वास्तविक खातों के बारे में बात करें, तो आपका सेल्स हो गया, परचेज रिटर्न हो गया। तो इस प्रकार के जो अकाउंट्स है वो आपके अकाउंट्स है, यानी वास्तविक खाते, इनका बैलेंस क्या होगा, सीआर। एंड इसके अलावा कई अकाउंट्स होते हैं, तो वो आपको डिटेल से देखना है, हालांकि मैंने खातों के बारे में एक वीडियो बना रखा है। और तो इसका बैलेंस हो जाएगा आपका क्रेडिट। नेक्स्ट आपके अवास्तविक नाममात्र खाते हैं, तो इनके क्रेडिट बैलेंस के बारे में बात करें, तो डिस्काउंट रिसीव्ड वाला अगर मद आता है तो उसका बैलेंस सीआर होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो उसका बैलेंस सीआर होगा, कमीशन रिसीव्ड है तो उसका बैलेंस सीआर होगा, प्रॉफिट रिसीव्ड है तो उसका बैलेंस सीआर होगा। तो आदि एक लगभग लगभग बेसिक रूप से देख रहे हैं कि इस प्रकार के जो अकाउंट्स हैं, यानी व्यक्तिगत, वास्तविक, अवास्तविक या नाममात्र खाते, तो ऐसे कौन से मदे हैं जिनका मद यानी उनका बैलेंस डेबिट होता है, और ऐसी कौन सी अकाउंट्स हैं जिनका मद क्या, उनका बैलेंस सीआर होता है। ठीक है, तो ये देख चुके हैं। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल के माध्यम से ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। तो निम्नलिखित खातों के शेषों से तलपट बनाइए एंड प्रिपेयर ये ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज। ठीक है, अब ये देख लेंगे, तो इससे देख लेंगे तो आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस से प्रैक्टिकल क्वेश्चन से इसका सोल्यूशन करेंगे। बिल्कुल इजी है। तो पहले यहाँ पे बोर्ड पे जो भी अकाउंट्स है उसका बैलेंस शेष लिखते जाएंगे और फिर आपका ट्रायल बैलेंस शेष विधि से तैयार करेंगे। देखते हैं, तो निम्नलिखित खातों के शेषों से तलपट बनाइए, प्रिपेयर ये ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑफ लेजर अकाउंट्स। तो इसमें फर्स्ट आपका खाता है, यानी एक थोड़ा कटा हुआ है, ये पीडीएफ पिक लेने में थोड़ा प्रॉब्लम था। फिर आपका कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है आपका सीआर होगा। क्या होगा, सीआर होगा। यहाँ पे बैलेंस लिख रहा हूँ मैं। बिल्डिंग है, बिल्डिंग का बैलेंस आपका डेबिट हो जाएगा क्योंकि संपत्ति है। फर्नीचर है, फर्नीचर आपकी संपत्ति, डेबिट बैलेंस हो जाएगा। आपको मोटर वाहन खाता है तो इसका बैलेंस आपको डेबिट हो जाएगा। प्रारंभिक स्टॉक है, ये संपत्ति है, डेबिट होगा। फिर कार्यालय व्यय खाता है तो ये एक तरीके से एक्सपेंसेस है, डेबिट हो जाएगा। आवक गाड़ी भाड़ा है, इनवार्ड है, तो ये आपका डेबिट हो जाएगा। फिर बैंक में रोकड़ है तो ये आपका डेबिट बैलेंस हो जाएगा। जो राशि आपकी देर की 1 लाख है, कैपिटल की, बिल्डिंग की 15,000 है, फर्नीचर का आपको 7500 है, मोटर व्हीकल का 25,000 है, ओपनिंग स्टॉक आपको 40,000 का है, कार्यालय ऑफिस एक्सपेंसेज अकाउंट आपके 15,000 का है, कैरेज इनवार्ड 3,000 के हैं, और कैश कैश एट बैंक आपके 20,400 के हैं। इसी तरीके से आपका जो ड्राइविंग अकाउंट्स है, यानी ड्राइविंग अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है, यार आहरण है, ये 18,000 के हैं। हरी का ऋण खाता, तो आपका जो ऋण खाता है वो दायित्व होगा, सीआर होगा।
ये आपका 15,000 का है। विक्रय खाता सेल्स अकाउंट का बैलेंस CR होता है, 1 लाख का है। डूबत ऋण खाता बैड डेब्ट अकाउंट है, वो उसका बैलेंस डेबिट होता है क्योंकि खर्चा है नहीं है। फिर क्रय खाता परचेज खाते का बैलेंस डेबिट होता है, 75,000 के हैं और बैड डेब्ट आपके 450 के हैं। फिर प्राप्त कमीशन खाता, कमीशन रिसीव्ड खाता है, तो ये एक तरह से व्यापार के लिए लाभ है, तो इसका बैलेंस CR हो जाएगा। विविध देनदार खाता है, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट है, तो उसका बैलेंस डेबिट होता है डेटर्स का, तो 60,000 के हैं। और विविध लेनदार खाता है, सन्ड्री क्रेडिट अकाउंट्स है, तो इसका बैलेंस CR हो जाएगा। क्रेडिट है, दायित्व है, तो ये है आपके 55,050 के। ठीक है, तो ये राशि आपको दे रखी है कि जो भी अकाउंट्स यहाँ पे लगभग 10-12 अकाउंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, तो इनका बैलेंस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। और बैलेंस डेबिट है, क्रेडिट है, उसके अकॉर्डिंग ही अपन शेष विधि से ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे। ठीक है, अब देख चुके हैं, अब इनका ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस से जो उपरोक्त सूचना दे रखी है वो अपन देख चुके हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इसका सोल्यूशन करेंगे। तो ऊपर आ जाएगा ट्रायल बैलेंस ऑफ जो भी कंपनीज है उसका नाम आ जाएगा XYZ एज ऑन जिस तारीख को आप तैयार कर रहे हैं, जैसे 31 मार्च 2026 जो भी एक्सेट्रा जो भी देते हैं 31 मार्च 2026। ठीक है, अब इसका जो परफॉर्मा होता है, पहले यहाँ पे आपका सीरियल नंबर आ जाएगा, फिर नेम ऑफ लेजर अकाउंट्स आ जाएगा, लेजर फोलियो नंबर आ जाएगा, अमाउंट में आपका यहाँ पे डेबिट, इस साइड लेफ्ट साइड डेबिट आएगा और राइट साइड आपका क्रेडिट राशि हो जाएगी। अब इसमें जो जो भी आपके अकाउंट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, ठीक है, 16 प्रकार के यहाँ पे अकाउंट्स दे रखे हैं। कितने थे? 16। उपरोक्त बात की है जिसमें 16 प्रकार के आपके अकाउंट्स हैं, तो सभी 16 प्रकार के अकाउंट्स का यहाँ पे मेंशन कर देंगे, उनको लिख देंगे। ठीक है, एंड क्रमवार भी लिख सकते हैं, और जैसे प्रश्न में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग लिखे तो अच्छा रहेगा सोल्यूशन करने में। पहले आपका कैपिटल अकाउंट है, फिर बिल्डिंग अकाउंट है, फर्नीचर है, मोटर व्हीकल अकाउंट है, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट है, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट है, कैरेज इनवार्ड है, कैसेट बैंक है, ड्राइविंग अकाउंट है, लोन फ्रॉम हरी अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, बेड डेब्ट्स अकाउंट है, फिर आपका परचेज अकाउंट है, फिर कमीशन रिसीव्ड अकाउंट है, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट है और सन्ड्री क्रेडिट्स अकाउंट है। ठीक है, तो इनके अगर बैलेंसेज के बारे में पूरे में लिख देता हूँ तो कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका जो पहले वाला का आपका CR बैलेंस होगा, बिल्डिंग का आपका डेबिट बैलेंस हो जाएगा, फर्नीचर का आपका डेबिट बैलेंस हो जाएगा, मोटर व्हीकल का आपका डेबिट बैलेंसेज हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक का आपका डेबिट बैलेंसेज हो जाएगा, ऑफिस एक्सपेंस खर्चा है, खर्चों को डेबिट करते हैं, क्रेडिट इनवार्ड आपका डेबिट हो जाएगा, कैसेट बैंक आपका डेबिट हो जाएगा, ड्राइविंग से आपका डेबिट हो जाएगा, लोन फ्रॉम हरी अकाउंट ये CR हो जाएगा आपका, सेल्स अकाउंट का CR होता है, बेड डेब्ट्स अकाउंट का आपका डेबिट हो जाएगा, फिर आपका परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फिर कमीशन रिसीव्ड अकाउंट आपका कमीशन रिसीव्ड है तो CR हो जाएगा, सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स का डेबिट हो जाएगा, और सन्ड्री क्रेडिट अकाउंट आपका दायित्व है तो CR हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी बैलेंसेज है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, जैसा कि उपरोक्त क्वेश्चन में अपन राशि देख चुके हैं, तो कैपिटल अकाउंट की जो राशि थी वो आपकी 1 लाख थी, यानी ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अगर डेबिट बैलेंस है किसी भी अकाउंट्स का तो डेबिट साइड में राशि आएगी, अगर किसी भी अकाउंट्स का अगर CR बैलेंसेज होता है तो वो उसकी राशि CR साइड में आ जाएगी। अगर फर्स्ट अकाउंट आपका कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट एक तरह से लाइबिलिटीज होती है व्यापार के लिए, तो इसका जो बैलेंसेज होता है वो CR होता है। तो कितनी राशि है उपरोक्त प्रश्न में देख चुके हैं, तो 1 लाख रुपए की राशि यहाँ आ जाएगी। इसी तरीके से बिल्डिंग अकाउंट आपका 15,000 का है तो 15,000 की राशि यहाँ आ जाएगी, और जो राशि जिस खाने में नहीं आती है तो आप डेस्क लिख देंगे, यानी ऐसे डेस्क कर देंगे। फिर आपका फर्नीचर अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो 7500 डेबिट में आ जाएगी, मोटर व्हीकल का डेबिट है 25,000 आ जाएगी, ओपनिंग स्टॉक का आप 40,000 डेबिट है आ जाएगा, ऑफिस एक्सपेंसेज आपका डेबिट है 15,000 आ जाएगा, कैरेज इनवार्ड डेबिट है 30,000 आ जाएगा, कैसेट बैंक है आपके 20,600 आ जाएंगे, ड्राइविंग अकाउंट आपके 18,000 को आ जाएगा। ठीक है, तो सॉरी लोन फ्रॉम हरी अकाउंट आप सॉरी ड्राइविंग अकाउंट आपके 18,000 के आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपका लोन फ्रॉम हरी अकाउंट है तो लोन फ्रॉम हरी अकाउंट आपका 15,000 का CR में आ जाएगा, सेल्स अकाउंट आपका 1 लाख का आ जाएगा, डेब्ट्स है तो आपके 450 के आ जाएंगे, डेबिट है, परचेज अकाउंट है डेबिट होता है 75,000 के आ जाएंगे, कमीशन रिसीव्ड है तो कमीशन प्राप्त हुआ CR बैलेंस होता है 9500 आ जाएगा, सन्ड्री डेटर्स है इसका बैलेंस डेबिट होता है तो 60,000 आपके डेबिट साइड में आ जाएंगे, और लास्ट में आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट है, विविध लेनदार खाता है तो इसका बैलेंस CR होता है दायित्व होता है, तो ये राशि है आपकी 55,050 रुपया। ठीक है, तो इन डेबिट का और क्रेडिट की राशि का योग कर लेंगे, दोनों राशियों का योग कर लेंगे, डेबिट की राशि और क्रेडिट की राशि का योग करेंगे तो आपका 2,79,000 कितना 2,79,550 आपका डेबिट में आ गया, और इसी तरीके से क्रेडिट में भी आपका 2,79,550 रुपया आ गया। तो इससे ये पता लग चुका है कि जो खाता बही है उसमें जो अकाउंट्स खोले गए थे तो बिल्कुल सही खोले गए हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई गणितीय एरर या अशुद्धि नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से देख चुके हैं। अब तलपट के दोष कौन कौन से हैं कि तलपट के ऐसी कौन सी कमियां हैं, यानी क्या तलपट तैयार, अब इसमें इसका कहने का तात्पर्य यह है क्या तलपट तैयार करने के बाद में ये क्या 100% ये कहा जा सकता है कि जो खाता बही में जो खाते खोले गए हैं वो पूर्ण रूप से सत्य हैं या सही है?
ठीक है। तो तलपट बनाने, अगर तलपट के योग यानी तलपट का डेबिट व क्रेडिट पक्ष का योग अगर समान आ जाता है तो भी 100% नहीं कहा जा सकता है कि खाता बही में जो खाते खोले गए हैं वो बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, अब देखते हैं इसको तलपट के कौन कौन सी दोष है। तो नोट देर का इसमें क्या, तलपट खातों की पूर्ण शुद्धता का अकाट्य प्रमाण नहीं होता है। क्या आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है इस प्रकार से कि तलपट खातों की पूर्ण शुद्धता का अकाट्य प्रमाण नहीं होता है। क्यों नहीं होता वो भी देखेंगे। ऐसी कौन कौन सी अशुद्धियां हैं या कौन कौन से ऐसे गलतियां हो सकती है जिससे तलपट का योग या उनका मैचिंग हो जाता है। ठीक है, और उसमें गलतियां भी रहती है तो भी आपका मैच हो सकता है, वो देखेंगे। नोट देर का है इसमें निम्नलिखित अशुद्धि या एरर क्या बता रखा है, निम्नलिखित अशुद्धि एरर तलपट का मिलान हो जाने के पश्चात भी रह सकती है। कोई व्यवहार या लेन देन आरंभिक वो देखते हैं। अब इसमें ऐसे कौन कौन से व्यवहार हैं जिनके कारण से तलपट का योग मिल जाता है। ठीक है, और उसे गलती भी रह सकती है और योग भी मिल जाता है, तो 100% नहीं कह सकते हैं। फर्स्ट तो आपकी है भूल की अशुद्धि, यानी एरर ऑफ ओमिशन। कौन सी है, भूल की अशुद्धि, यानी कोई व्यवहार लेन देन आरंभिक पुस्तकों में लिखने से रह जाना। अब अगर भूल की अशुद्धि है तो स्वाभाविक है, जैसे आपने कोई माल या XYZ कौन सा भी आपने ट्रांजेक्शन किया, अगर भूल से उसका आपने लेखा नहीं किया पुस्तकों में, तो स्वाभाविक है कि उससे ना तो क्रेडिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना ही डेबिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, साइड में, दोनों साइडों में। तो इससे स्वाभाविक है कि जो तलपट का योग है वो मिल जाएगा। फिर आपका सत्यपूर्वक अशुद्धि क्या है, सत्यपूर्वक यानी कंपनसेंट्री एरर है। यानी अब कंपनसेंट्री या सत्यपूर्वक अशुद्धि किस प्रकार से होती है, एक तो है एक्स के खाते में डेबिट में 500 कम लिखना तथा वाई के खाते में ज्यादा लिखना। जैसे एक्स को 5,000 लिखना था लेकिन डेबिट में आपने गलती से 4500 लिख दिया, और ये तो हो गया एक्स का। और वाई को आपको 5500 रुपया लिखना था लेकिन गलती से आपने उसको 6,000 रुपया लिख दिया, तो दोनों पक्षों का योग यहाँ पे बराबर हो जाएगा और मैच हो जाएंगे। इस कारण से भी आपके तलपट का योग का मिलान हो सकता है। नेक्स्ट है हिसाब की शुद्धि, यानी एरर ऑफ कमीशन है। जैसे माल के क्रय में 5,000, जैसे माल का क्रय 5,000 में हो लेकिन एंट्री 50,000 से कर देना। जैसे मान के चलो आपने कोई माल 1 लाख रुपए में परचेज किया है, अब गलती से आपने उसका 10,000 में एंट्री कर दी है या 10 लाख की कर दी है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे डेबिट और क्रेडिट पक्ष का योग का मिलान हो जाएगा। फिर लास्ट में आपके सिद्धांत की अशुद्धि यानी एरर ऑफ प्रिंसिपल्स है। तो फर्नीचर खरीद पर फर्नीचर खाते को डेबिट की जगह CR करना, यानी CR करना तथा परचेज अकाउंट को डेबिट की जगह CR करना। और इसमें क्या है, जैसे आप कोई एंट्री करते हैं, जैसे आपने फर्नीचर परचेज किया तो एंट्री कर देंगे आप फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, और उधार खरीदा है कैश खरीदा जो भी स्थिति है, अगर उधार खरीदा है तो संबंधित सप्लायर का नाम आ जाएगा, और आपने कैश खरीदा है तो यहाँ पे कैश आ जाएगा। आपने 1 लाख रुपए का परचेज किया फर्नीचर, ठीक है। अब सिद्धांत की अशुद्धि के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी एरर ऑफ प्रिंसिपल्स है। फर्नीचर खरीदे हुए फर्नीचर खाते को डेबिट की जगह शेयर कर देना। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ फर्नीचर टू कैश आएगा, अब आपने कैश टू फर्नीचर कर दिया तो तथा परचेज अकाउंट को DR की जगह शेयर कर देना, यानी जो भी आपने परचेज अकाउंट था वो उसको DR की जगह शेयर कर देना। तो इस प्रकार से भी आपके जो तलपट का मिलान है वो मिलान आसानी से हो जाएगा, उससे आपकी अशुद्धि का पता नहीं लग पाएगा। नेक्स्ट है अशुद्धि का पता लगाना। अब आपने इतना काम कर दिया, ट्रायल बैलेंस तैयार कर दिया, अब अशुद्धि एरर आ रहा है तो अब उसको जांच करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, यानी खाता बही तथा आरंभिक पुस्तकों के पुनः योगों की राशि की जांच करना होगा। तलपट बनाने के बाद में अगर कोई एरर आ जाता है, योग का एरर यानी योग मिल जाता है फिर भी कोई एरर रहता है, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, यानी खाता वाइज आपकी जो लेजर होती है तथा प्रारंभिक पुस्तकें जो आपकी सहायक बहियां होती है, सब्सिडी बुक्स होती है, उनके पुनः योगों की और राशि की जांच आपको डिटेल से करनी होगी, प्रत्येक खाते की या प्रत्येक सहायक बही की। तलपट में फिर क्या बता रखा है, तलपट में अंतर का कारण, तलपट में अंतर का कारण अंकों का स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। यह ध्यान रखना है कि तलपट में जो अंतर का कारण है वो अंकों का स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। जैसे आपको किसी जगह 450 रुपया लिखना था लेकिन गलती से आपने 405 लिख दिया, तो इस कारण से भी अंतर हो सकता है, तो आपको यह विशेष रूप से जांच करना होगा। फिर है अंतर की राशि में 9 का भाग, यह महत्वपूर्ण एक फॉर्मूला है। अगर अंक परिवर्तन की गलती आपको चेक करनी है, यह विशेष ध्यान रखना है। अगर अंक परिवर्तन की, जैसे आपने 450 की जगह 405 रुपये लिख दिया या 750 की जगह 705 रुपये लिख दिया, अगर इस प्रकार की गलती आपको पकड़नी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या है कि जो अंतर की राशि है, ठीक है, अंतर की राशि है जो भी डेबिट की और क्रेडिट की, में 9 का भाग देना चाहिए। अगर भाग पूरा जाता है तो यह अंक परिवर्तन की एरर हो सकती है, महत्वपूर्ण है। जैसे आपका डेबिट का 50,000 रुपये का और ये आपका 49,900 का है,
तो अंतर कितना जो भी आपको 100 रुपये का हो रहा है, जैसे इसमें 100 में 9 का भाग देख लेंगे। अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो यहाँ पे अंक परिवर्तन की गलती हो सकती है। अगर ये पूरा भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे अंक परिवर्तन की गलती नहीं होगी। ठीक है, 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। नेक्स्ट है, अंत में अगर मिला इतना करने के बाद में भी अगर मैचिंग नहीं हो पाता ट्रायल बैलेंस का, तो जनरल प्रविष्टि प्रत्येक लेखे की पुनः संपूर्ण जांच करनी चाहिए। अगर इतना करने के बाद में भी अगर ट्रायल बैलेंस का या किसी प्रकार की एरर पकड़ में नहीं आती है, तो प्रत्येक जनरल लेखे की पुनः संपूर्ण रूप से जांच करनी होगी। और इतना नहीं होने के बाद में भी अगर जनरल प्रविष्टि की जांच करने के बाद में भी अगर एरर पकड़ में नहीं आती है, तो उसके लिए यानी क्योंकि व्यापारी का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 वर्ष का होता है, अब उसको अंतिम खाते तैयार करने हैं, तो उसके लिए अगर गलती पकड़ में नहीं आती है इतना कुछ करने के बाद में भी, तो उसके लिए उसको एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करना होता है। यानी जो अंतर की राशि है उसके लिए एक सस्पेंस अकाउंट या उचंती खाता खोला जाता है, तो वो राशि उस उचंती खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। और इन फ्यूचर में यानी अगले वर्ष जो ही वो गलती पकड़ में आ जाती है तो उसकी सुधारात्मक प्रविष्टि करके उसको सही कर दिया जाता है। अब देखते हैं उचंती खाता यानी सस्पेंस अकाउंट, तो इसके दूसरे नामों के बारे में बात करें तो उचंती खाता को अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो इस खाते को उचंती खाता, भूल चूक, संशय, उद्धृत या निलंबित खाता कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रायल बैलेंस यानी सॉरी ट्रायल बैलेंस में जो उचंती खाता खोला जाता है तो उसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसको उचंती खाता, भूल चूक, संशय, उद्धृत या निलंबित खाता भी कहते हैं। नेक्स्ट है, पूरी कोशिश के पश्चात योग नहीं मिलने पर यह खाता खोला जाता है। इसमें राशि जिस खाते के पक्ष में लिखी जाती है जिसका योग मिल जाए, यानी इसमें राशि जिस खाते के पक्ष में लिखी जाती है जिसका योग मिल जाए, अंत में नेक्स्ट ईयर में अगर गलती पकड़ी जाने पर सुधारात्मक प्रविष्टि करके खाते को बंद कर दिया जाता है। यानी सुधारात्मक प्रविष्टि कर दी जाती है और जो आपका सस्पेंस अकाउंट है उसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, यानी इस वीडियो के माध्यम से ट्रायल बैलेंस के बेसिक और उसकी विधियों और प्रारूप और साथ में जो आपके बैलेंसेज होते हैं तीनों खातों के, व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र के खातों के बैलेंसेज या डेबिट क्रेडिट के बैलेंसेज के बारे में बात कर चुके हैं। फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से आपका ट्रायल बैलेंस बनाना सीख चुके हैं और इसके दोष कौन कौन से होते हैं, ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिनके माध्यम गलतियां होने के बाद में भी ट्रायल बैलेंस का योग मिल सकता है। अगर ट्रायल बैलेंस का योग नहीं मिलता है तो उसके लिए आपको जनरल की प्रत्येक प्रविष्टि की जांच करनी होगी। और ऐसा सब कुछ करने के बाद में भी अगर बैलेंस जो योग नहीं मिल पाता है तो आपको एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करना होता है, उसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, थैंक यू।